नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र यादव विजय कोचिंग सेंटर कोलघाट आजमगढ़ में आपका स्वागत है। हम लोग जो बायो की श्रृंखला पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग मानव रोग पढ़ेंगे। आज हम लोग उसमें मानव रोग पढ़ेंगे और मानव रोग में जैसे सवाल पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम में ही पूछ लिया जाता है कि ये जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, विषाणु जनित रोग कौन से हैं, कवक जनित रोग कौन से हैं, या संक्रामक रोग कौन से हैं, या गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन या गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन से होने वाले रोग कौन से हैं। तो विभिन्न प्रकार के रोग हैं और उन रोगों से विभिन्न प्रकार के सवाल विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए शुरू किया जाए। यहाँ पर जैसा कि हमने सामने लिखा है, मानव रोग या मानव रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन डिजीज। मानव रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन डिजीज। तो पहले ये समझते हैं कि डिजीज है क्या। ये जो डिजीज है ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, जिसमें से एक शब्द है डिस और दूसरा शब्द है इज। जिसमें से एक शब्द है डिस और दूसरा शब्द है इज। एक है डिस और दूसरा है इज। जो डिस शब्द है, डिस शब्द का मतलब होता है अनुपस्थित। डिस मतलब होता है अनुपस्थित और डिस मतलब होता है अनुपस्थित और इज मतलब है शरीर की आरामदायक अवस्था। शरीर की आरामदायक अवस्था। शरीर की आरामदायक अवस्था कहने का मतलब क्या है? जब किसी व्यक्ति के शरीर में आराम नहीं होगा, उसकी आरामदायक अवस्था अनुपस्थित होगी, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? डिजीज बोलेंगे। या कहेंगे कि उस व्यक्ति के शरीर में कोई ना कोई रोग अवश्य है, उसको हम क्या बोलेंगे? कोई ना कोई रोग अवश्य है। तो यहाँ पर ये तो रोग की हो गई परिभाषा। जैसे इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति के शरीर की आरामदायक अवस्था अनुपस्थित होती है, जब किसी व्यक्ति के शरीर की आरामदायक अवस्था अनुपस्थित होती है, तो उस अनुपस्थित आरामदायक अवस्था को हम क्या बोलते हैं? कोई ना कोई रोग कहते हैं। इसको हम कहते हैं कोई ना कोई रोग हुआ है। और जब हम रोगों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो रोगों के वर्गीकरण में हम लोग रोग को बांटते हैं दो भाग में। एक को हम बोलते हैं जन्मजात या आनुवांशिक रोग और दूसरे को हम बोलते हैं उपार्जित या उपार्जित रोग कहते हैं, या इसी को हम संसर्ग रोग भी कहते हैं। तो अगर हम रोग का वर्गीकरण करते हैं, रोग का वर्गीकरण, तो रोग का वर्गीकरण होता है दो प्रकार का। रोगों का वर्गीकरण ये होता है दो प्रकार का। रोग होते हैं दो प्रकार के, जिसमें से जो पहला रोग है इसको हम क्या बोलते हैं? रोगों का वर्गीकरण होता है दो भाग में। एक को हम बोलते हैं जन्मजात रोग, एक को हम क्या बोलते हैं? जन्मजात रोग, या इसे को हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिक रोग। जन्मजात रोग या इसे को हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिक रोग। और दूसरा जो भाग है इसको हम बोलते हैं उपार्जित रोग। इसको हम क्या बोलते हैं? उपार्जित रोग, या इसी को हम बोलते हैं संसर्ग रोग। उपार्जित रोग या इसको हम क्या बोलते हैं? संसर्ग रोग। तो रोगों को हम लोग कितने भाग में बांट कर पढ़ते हैं? दो भाग में। रोग का वर्गीकरण ये किया गया है दो भाग में। जैसे जन्मजात रोग का मतलब क्या होता है? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते समय वो अपने माँ बाप से 23 गुणसूत्र लेकर पैदा होता है, और अगर उसके माता या पिता में किसी को आनुवांशिक रोग है तो उस पैदा होने वाले बच्चे को भी कोई ना कोई आनुवांशिक रोग अवश्य होगा।
तो उसको हम कौन सा रोग बोलते हैं? जन्मजात रोग। लेकिन जब बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के होने के बाद जब उसको कोई रोग होता है तो उस रोग को हम क्या बोलते हैं? उपार्जित या संसर्ग, मतलब इस दुनिया में आने के बाद वह कोई रोग अर्जित करता है या उसको कोई रोग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उपार्जित या संसर्ग रोग। जैसे यदि किसी को टाइफाइड हो जाए, यदि किसी को टाइफाइड हो जाए, मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए, तो ऐसे रोगों को हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे रोगों को हम बोलेंगे उपार्जित रोग, क्योंकि ये अनुवांशिक रोग नहीं है बल्कि ये मच्छरों के काटने से, दूषित भोजन और जल के सेवन करने से होते हैं। तो एक तरीके से दुनिया में आने के बाद हमको रोग होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? उपार्जित या संसर्ग रोग। देखते हैं इसमें आगे, ये जो रोगों का वर्गीकरण है दो भाग में किया गया है, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। तो यहाँ पर जन्मजात रोग का वर्गीकरण भी किया गया है दो भाग में। जन्मजात रोग का जो वर्गीकरण है ये भी किया गया है दो भाग में, और ये दो भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है इसमें, इसको कहा गया है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग। गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग, होने वाले रोग। और दूसरा क्या है? दूसरा है गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन से होने वाले रोग। गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन से होने वाले रोग, परिवर्तन से होने वाले रोग, परिवर्तन से होने वाले रोग, होने वाले रोग। तो यहाँ पर जो जन्मजात रोग है इनका वर्गीकरण हम कितने भाग में करते हैं? दो भाग में। कौन कौन सा वर्गीकरण है? एक तो है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग, और दूसरा है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग। ठीक, गुणसूत्रों की संरचना में पहला है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग, और दूसरा है गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन से होने वाले रोग। अब आगे इसमें देखते हैं, इसको पूरा समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं कि गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं इत्यादि। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र होते हैं दो प्रकार के। गुणसूत्र ये होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन से? एक होते हैं कायिक गुणसूत्र, एक होता है कायिक गुणसूत्र। और कायिक गुणसूत्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोसोम। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और दूसरा होता है, इसको हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, और इसको हम बोलते हैं एलोसोम। एलोसोम। तो जो कायिक गुणसूत्र होता है, कायिक गुणसूत्र को हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और जो लिंग गुणसूत्र होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एलोसोम। कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। और ये जो कायिक गुणसूत्र है, अगर इसको देखा जाए तो कायिक गुणसूत्र मेल में भी पाया जाता है और कायिक गुणसूत्र फीमेल में भी पाया जाता है। कायिक गुणसूत्र पुरुष में भी होता है और कायिक गुणसूत्र स्त्री में भी होता है। तो एक पुरुष में कायिक गुणसूत्रों की संख्या होती है 44, तो स्त्री में भी कायिक गुणसूत्रों की संख्या होती है 44। मतलब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों में कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44। दोनों में
कायिक गुणसूत्रों की संख्या होती है 44। अगर जोड़ा पूछा जाए तो 44 का आधा कर देंगे 22 जोड़ा, और संख्या पूछी जाए तो हम क्या बोलेंगे 44। उसी प्रकार से जो लिंग गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र का भी विभाजन दो भाग में हम लोग करते हैं। मतलब लिंग गुणसूत्र पुरुष में भी पाया जाता है और लिंग गुणसूत्र स्त्री में भी पाया जाता है। तो जो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है एक्स और वाई, और जो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है एक्स और एक्स। ठीक, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है एक्स और वाई, और महिलाओं में लिंग गुणसूत्र होता है एक्स और एक्स। और यहाँ से सवाल पूछा हुआ है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का लिंग निर्धारण किसके लिंग गुणसूत्र से होगा। तो उस बच्चे पैदा, कोई भी बच्चा हो दुनिया में, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसके लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। तो वो होता है पिता के गुणसूत्र से। और पिता के गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं, एक्स और वाई। जैसे अगर यहाँ पर हम देखें तो अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र मिलता है एक्स गुणसूत्र से, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई। यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई, और एक्स वाई का मतलब क्या होगा, पुरुष। पुरुष मतलब पिता का वाई गुणसूत्र और माता का एक्स गुणसूत्र मिलेगा तो यहाँ पर पैदा होगा लड़का। और अगर पिता का एक्स गुणसूत्र और माता का भी एक्स गुणसूत्र हो मिल जाए तो फिर यहाँ पर होगा एक्स और एक्स। और एक्स एक्स गुणसूत्र का मतलब वो क्या होगी, फीमेल, मतलब वो लड़की पैदा होगी। कहने का मतलब फीमेल में दोनों एक ही गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र, जिसको क्या बोलते हैं एक्स एक्स और एक्स। और जो पुरुष होते हैं उसमें दो अलग अलग होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। तो बच्चा मतलब लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, ये डिपेंड करता है किसके गुणसूत्र पर, ये डिपेंड करता है पिता के गुणसूत्र पर या पुरुष के गुणसूत्र पर। और मेल में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो कौन सा होता है, एक्स और वाई। ठीक, एक बार इसको और समझते हैं। जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, वो होता है, अगर गुणसूत्र की संख्या की बात की जाए, अगर गुणसूत्र की संख्या की बात की जाए तो ये होता है 46। लेकिन अगर जोड़ा की बात की जाए तो ये होता है कितना जोड़ा, 23 जोड़ा। जोड़ा की बात की जाए तो ये होता है 23 जोड़ा, और संख्या की बात की जाए तो होता है 46। कैसे, यहाँ पर जो गुणसूत्र होता है ये गुणसूत्र को बांटा जाता है दो भागों में। कौन कौन सा, एक है कायिक गुणसूत्र जिसको हम बोलते हैं ऑटोसोम, और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र जिसको कहा जाता है एलोसोम। जो कायिक गुणसूत्र है ये पुरुष में भी होता है और स्त्री में भी होता है। कायिक गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों में मिलता है। स्त्री में भी इसकी संख्या 44 है, और पुरुष में भी इसकी संख्या 44 है, और स्त्री में भी, दोनों में 44 है। और 44 का मतलब कितना जोड़ा होगा, 22 जोड़ा। 22 जोड़ा यहाँ पर हो गया, एक जोड़ा यहाँ पर हो गया, टोटल मिलाकर हो गया 23 जोड़ा। और 23 जोड़ा मतलब कितना होता है, 46। संख्या में 46 और जोड़ा में 23। और जो लिंग गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र पुरुष में भी 2 होता है और महिला में भी 2 होता है। मतलब संख्या में 2 और जोड़ा में 1। जो पुरुष होते हैं उसमें लिंग गुणसूत्र होता है एक्स और वाई, और जो महिला होती हैं लेडीज फीमेल, उनमें लिंग गुणसूत्र होता है एक्स और एक्स। ठीक, और लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा हो लड़का पैदा होगा या लड़की, वो डिपेंड करता है किसके गुणसूत्र पर, पिता के या पुरुष के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब इन्हीं के आधार पर देखा जाता है कि बीमारी कौन सी होगी। और यहाँ पर हमने लिखा है कि जो जन्मजात या अनुवांशिक रोग होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से, पहला है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग, और दूसरा है गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन से होने वाले रोग। ठीक, अब यहाँ पर अगर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से देखा जाए तो ये होगा 2 प्रकार का। गुणसूत्रों की संख्या में अगर परिवर्तन देखा जाए तो ये होगा 2 प्रकार का। जैसे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग को
अगर हम दो भाग में बांटते हैं तो एक हो जाएगा कायिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, कायिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, की संख्या में परिवर्तन, कायिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग, से होने वाले रोग, होने वाले रोग। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग। दूसरा हमारा हो जाएगा लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र की संख्या, की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग, में परिवर्तन से होने वाले रोग, परिवर्तन से होने वाले रोग। अब यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा और बढ़िया से समझिएगा। जैसे अगर कहा जाए कि जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाला रोग होता है, इसको जब हम बांट कर पढ़ेंगे तो ये होगा दो भाग में। कौन कौन सा? एक हो जाएगा कायिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से होने वाला रोग, और दूसरा हो जाएगा लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से होने वाला रोग। क्योंकि गुणसूत्र होता भी दो प्रकार का है, एक होगा कायिक और एक होता है लिंग। जैसे जो कायिक गुणसूत्र है वो कितना होता है? 44, वो होता है 44। अगर किसी व्यक्ति में लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उसके शरीर में 44 के बजाय 43 गुणसूत्र हो जाए, या 42 हो जाए, या 45 हो जाए, या 46 हो जाए, मतलब 44 से चाहे कम हो चाहे 44 से अधिक हो, तो फिर उसके शरीर में कोई ना कोई रोग अवश्य होगा। और इसको हम क्या बोलेंगे? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाला रोग। अब वो चाहे कायिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से हो चाहे लिंग। और लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से होने का मतलब, जहाँ पर नॉर्मली पुरुष में XY होता है और महिला में XX होता है, तो इसकी संख्या में परिवर्तन होगा। तो हो सकता है एक X की कमी हो जाए, एक X की वृद्धि हो जाए, एक Y की कमी हो जाए, एक Y की वृद्धि हो जाए। तो इस तरीके से संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। मत कहने का मतलब क्या है? जो कायिक गुणसूत्र हैं, अगर वो किसी लेडीज या जेंट्स के शरीर में 44 हैं तो कोई रोग नहीं होगा। किसी स्त्री या पुरुष के शरीर में अगर 44 गुणसूत्र हैं कायिक गुणसूत्र, तो उसमें कोई रोग नहीं होगा। और उसी प्रकार से यदि किसी पुरुष या महिला में लिंग गुणसूत्र जो XY और XX हैं, वो दोनों पर्याप्त हैं, दो हैं, तब भी कोई रोग नहीं होगा। लेकिन अगर 44 की संख्या में परिवर्तन आ जाए, मतलब कायिक गुणसूत्र जो पुरुष और स्त्री में पाया जाता है 44, उसमें कमी या वृद्धि हो जाए तो कोई ना कोई रोग होगा। उसी प्रकार से गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन से होने वाले रोग को देखते हैं। संख्या में परिवर्तन का मतलब या तो संख्या बढ़ जाएगी या तो संख्या घट जाएगी। लेकिन अगर संरचना में परिवर्तन की बात की जाए तो रहेंगे उतने ही 44 और 2, लेकिन इनका जैसा नेचुरल आकार होता है, जिस शेप में ये होते हैं, वैसे प्रॉपर शेप में नहीं होंगे। मतलब जैसे मान लो कोई टीम है, क्रिकेट टीम, उसमें 11 सदस्य हैं और 11 सदस्यों में एक दो सदस्यों में शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई अपंगता हो, तो फिर संख्या तो रहेगी 11 ही, लेकिन उनका आकार भंग होगा, उनका आकार विकृत होगा। तो उसको हम बोलते हैं संरचना में परिवर्तन से होने वाले रोग। और जो संरचना में परिवर्तन से होने वाले रोग हैं, इसको भी हम लोग बांटते हैं दो भाग में। और संरचना में जो परिवर्तन से होने वाले रोग हैं, उसको कौन कौन से भाग में बांटते हैं? जैसे जो पहला भाग है, इसको हम बोलते हैं कायिक गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से होने वाला रोग। इसको हम बोलते हैं कायिक गुणसूत्र
कायिक गुणसूत्र की संरचना, कायिक गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से होने वाले रोग, कायिक गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से होने वाले रोग, में परिवर्तन से होने वाले रोग, परिवर्तन से होने वाले रोग। अगर यहाँ पर कायिक गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन से होने वाले रोग पढ़ेंगे तो फिर दूसरे भाग में हम क्या पढ़ेंगे? दूसरे भाग में हम देखेंगे लिंग गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से होने वाले रोग। लिंग गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन से होने वाले रोग, में परिवर्तन से होने वाले रोग, होने वाले रोग। तो इस प्रकार से इस रोग को भी हम लोग बांटते हैं कितने भाग में? दो भाग में। एक होगा कायिक गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन, मतलब कायिक गुणसूत्र रहेगा 44 ही, लेकिन इसका आकार नॉर्मली नहीं होगा, कोई ना कोई गुणसूत्र विकृत होगा, उसका रूप भंग होगा। और जो लिंग गुणसूत्र है वो संख्या है कौन कौन सी? एक्स वाई और एक्स एक्स। तो वहाँ पर जो लिंग गुणसूत्र है इसकी संरचना में जब परिवर्तन होगा तो फिर यहाँ पर नॉर्मली जो एक्स होना चाहिए, एक्स वाई होना चाहिए या एक्स एक्स होना चाहिए, उनके आकार में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो इस तरीके से ये तो हो गया अभी रोगों का विभाजन। ये नॉर्मली अभी हमने किसी रोग के बारे में नहीं बताया, बल्कि रोगों का जो चैप्टर पढ़ते हैं उसका एक बेसिक समझ है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे आगे बीमारियों को समझने में आसानी नहीं होगी, कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न होगी। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ से आगे जो देखेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है तो क्या बोलते हैं, दो गुणसूत्र की वृद्धि होती है तो क्या बोलते हैं, एक गुणसूत्र की कमी होती है तो क्या बोलते हैं, या दो गुणसूत्र की कमी होती है तब उसको क्या कहा जाता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, उसको भी यहीं पर समझ लेते हैं। तो फिर आगे बीमारियों को पढ़ने में हमको आसानी होगी, चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लगभग हर एक एग्ज़ाम में इस चैप्टर से सवाल कहीं ना कहीं आपको पूछे ही जाते हैं, मिलते ही हैं। चाहे वो वनडे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सिविल का एग्ज़ाम हो, आपको हर जगह कोई ना कोई सवाल मिलेंगे ही। अब यहाँ से जैसे सवाल पूछा जाता है कि अगर एक गुणसूत्र की संख्या कम होती है तब उसको हम क्या बोलते हैं, दो गुणसूत्र की संख्या कम होती है तब उसको हम क्या बोलते हैं, समझते हैं। जैसे जो गुणसूत्र होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं ये दो अवस्था में पाए जाते हैं। एक होते हैं जिसको हम बोलते हैं अगुणित, एक होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अगुणित, और जो दूसरा भाग है इसको हम बोलते हैं द्विगुणित। ये दो अवस्था में पाए जाते हैं, अगुणित और द्विगुणित। अगुणित द्विगुणित का मतलब क्या है? जब ये 2n के फॉर्म में होते हैं, जब ये 2n के फॉर्म में होते हैं तो इसको हम बोलते हैं द्विगुणित। और जब ये जोड़ा के रूप में 23 होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगुणित। 23 जोड़ा मतलब अगुणित, और 23 गुणे 1, 23 गुणे 2। तो यहाँ पर 2 का मतलब क्या है, 2 से गुणा करेंगे, 23 दूना 46 होता है, तब जाके कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर जब 23 जोड़ा के रूप में होगा तो क्या बोलेंगे, अगुणित, मतलब संख्या में 46।
लेकिन जब 2n के फॉर्म में होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विगुणित। और जो अगुणित होता है, अगुणित को हम इंग्लिश में बोलते हैं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। और द्विगुणित को बोलते हैं डिप्लॉइड, द्विगुणित को क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अब यहीं से समझते हैं कि एक बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे, दो बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि 2n+1 कर दिया जाए, 2n+1 अगर कर दिया जाता है तो 2n+1 का मतलब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 2n+1 का मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2, और n का मतलब क्या लिखेंगे, 23, और प्लस करेंगे 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 दूना 46 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 47। टोटल कितना हो जाएगा, 47। जबकि एक सामान्य स्त्री या पुरुष में टोटल गुणसूत्र होने कितने चाहिए, 46। जबकि एक सामान्य स्त्री या पुरुष में टोटल गुणसूत्र होने चाहिए 46। ना तो 46 से कम हो, ना तो 46 से अधिक हो, तो कहलाएगा सामान्य पुरुष, कोई रोग बीमारी नहीं। लेकिन अगर 46 से कम या अधिक हुआ तो फिर उसको हम बोलते हैं कोई ना कोई रोग होगा। तो यहाँ पर अगर 2n+1 देखा जाए तो ये हो जाएगा 46, और 46 की कंडीशन में एक गुणसूत्र की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। एक गुणसूत्र की हो रही है वृद्धि, और जब एक गुणसूत्र की वृद्धि होगी तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो रही है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक गुणसूत्र की ट्राइसोमी। यहाँ पर गुणसूत्र की क्या हो रही है, ट्राइसोमी हो रही है। मतलब जब एक गुणसूत्र बढ़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी। उसी प्रकार से जब एक गुणसूत्र बढ़ेगा तो बोलेंगे ट्राइसोमी। लेकिन जब यहाँ पर 2 गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो क्या बोलेंगे। तो जब 2 गुणसूत्र बढ़ेगा तो यहाँ पर लिखेंगे कि गुणसूत्र की क्या हो रही है, टेट्रासोमी। गुणसूत्र की हो रही है यहाँ पर टेट्रासोमी। और टेट्रासोमी का मतलब होता है गुणसूत्रों की संख्या में 2 की वृद्धि। टेट्रासोमी का मतलब होता है यहाँ पर साइंस की भाषा में गुणसूत्रों की संख्या में 2 की वृद्धि। अब 1 की वृद्धि हुई तो हमने क्या बोला, ट्राइसोमी। और 2 की वृद्धि हुआ तो फिर हमने क्या बोला, टेट्रासोमी। 1 की वृद्धि ट्राइसोमी, 2 की वृद्धि टेट्रासोमी। लेकिन अगर 1 की कमी हो जाएगी तब हम क्या बोलेंगे, 1 की कमी को कैसे लिखेंगे, 2n-1। और 1 की कमी हो जाएगी तो फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि गुणसूत्र की क्या हुई, मोनोसोमी। गुणसूत्र की मोनोसोमी हो गई। और गुणसूत्र की मोनोसोमी से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर जैसे अगर इसको हम विस्तृत करेंगे तो इसी रूप में आएगा कि 2 × 23 - 1, तो 2 × 23 46 - 1 मतलब 45 हो जाएगा। तो जब एक गुणसूत्र कम होगा, जब अब ये चाहे कायिक गुणसूत्र कम हो, चाहे ये लिंग गुणसूत्र कम हो, दोनों के ऊपर ये लागू होगा। अगर एक गुणसूत्र कम हुआ तो हम क्या बोलेंगे, गुणसूत्र में क्या हुआ है, मोनोसोमी। लेकिन अगर 2 गुणसूत्र कम हुआ तो फिर इसी को क्या बोलेंगे कि गुणसूत्र की क्या हुई है, नलीसोमी। गुणसूत्र की क्या हुई है, नलीसोमी। और नलीसोमी की अवस्था में 2 गुणसूत्र क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर एक गुणसूत्र कम हुआ तो इसको हम बोलेंगे क्या, मोनोसोमी। 2 गुणसूत्र कम हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, नलीसोमी। एक बार फिर से समझते हैं। गुणसूत्रों को हम अगुणित और द्विगुणित में भी लिखते हैं, के रूप में लिखते हैं। गुणसूत्रों को हम अगुणित और द्विगुणित के रूप में भी लिखते हैं। जब गुणसूत्र जोड़े के रूप में होता है, 23 जोड़ा या संख्या के रूप में होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगुणित। और अगुणित को क्या लिखते हैं, हैप्लॉइड। और जब इसको हम 2n के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर 2 मतलब 2 संख्या और n मतलब जोड़ा, n मतलब जोड़ा, और 2
2 गुणे 23 करेंगे तो हो जाएगा 46। और जब 2n के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्विगुणित। और इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड। हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। अब यहाँ पर देखते हैं, जब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है तो क्या बोलते हैं, और जब गुणसूत्रों की संख्या में कमी होती है तो क्या बोलते हैं। जब 2n+1 लिखा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, 2n का मतलब यहाँ पर होगा 2 गुणे 23 और +1 का मतलब कितना हो जाएगा, टोटल 47। जबकि नॉर्मली एक सामान्य इंसान में होता है जो कितना 46। तो यहाँ पर एक गुणसूत्र क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब एक गुणसूत्र बढ़ता है, चाहे वो लिंग गुणसूत्र बढ़े चाहे वो कायिक गुणसूत्र बढ़े, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो रही है। और जब 2n+2 होता है मतलब 2 गुणसूत्र बढ़ता है, तो 2 गुणसूत्रों के बढ़ने की अवस्था में इसको हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र की क्या हुई है, टेट्रासोमी। और 2n-1 का मतलब जब एक गुणसूत्र की कमी होती है तो उसको हम क्या लिखते हैं, 2n-1। और उसको हम क्या बोलते हैं, एक गुणसूत्र की क्या हुई है, मोनोसोमी हुई है। और जब गुणसूत्र 2n-2 के रूप में लिखा जाता है मतलब 2 गुणसूत्र क्या होता है, कम होता है। और जब 2 गुणसूत्र कम होता है तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र की क्या हुई है, नलीसोमी हुई है। बात समझ में आई। गुणसूत्र की टेट्रासोमी, गुणसूत्र की ट्राइसोमी, गुणसूत्र की मोनोसोमी और गुणसूत्र की नलीसोमी। इतना अगर बढ़िया से समझ में आ गया हो तो फिर अगले भाग में इसको जब हम पढ़ेंगे, मतलब जैसे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग, तो इसको हम बांटेंगे 2 भाग में, कायिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन और लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। और परिवर्तन में जैसे हम लोग पढ़ते हैं पटायो सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कई सारे सिंड्रोमों को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमको ये देखना होता है कि किस सिंड्रोम में किस गुणसूत्र की क्या हो रहा है, मतलब ट्राइसोमी हो रही है कि टेट्रासोमी हो रही है कि नलीसोमी हो रहा है कि नलीसोमी के बाद क्या है, मोनोसोमी हो रहा है। मतलब इस तरीके से संख्या बढ़ेगी या संख्या घटेगी, तो वहाँ पर हम यही बोलेंगे कि फला सिंड्रोम में ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, नलीसोमी या मोनोसोमी हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बढ़िया से समझ में आया होगा, चीज़ों को आप बढ़िया से समझेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए, मैटर अच्छे लगें, आपके काम के हों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर हमारे चैनल पर नए हों। मिलते हैं इसके अगले भाग को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।